तो वहीं बीजेपी ने आने वाले चुनावों के लिए युद्ध कला पर चर्चा कर ली है। इसके साथ ही हर सैनिक को बता दिया कि चुनावी समर में उसको कौन सा मोर्चा संभालना है। इंतजार इस बात का था कि सेना का सेनापति कौन होगा, जिसके लिए भूपेंद्र यादव के साथ सीआर पाटिल के नामों पर भी चर्चा चल रही थी। लेकिन अब खुद अमित शाह ने जेपी नड्डा के नाम पर मुहर लगा दी है। पेश है खास रिपोर्ट। जेपी नड्डा को लेकर बीजेपी में चल रहे सियासी अनुमान अब साफ हो चले हैं। जेपी नड्डा को फिर से बीजेपी की केंद्रीय कमान का सेनापति बनाया जा चुका है। इसकी घोषणा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने की है। जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा कितने आश्वस्त थे ये तो नहीं मालूम, लेकिन बीजेपी के भीतर और बाहर ऐसे बहुतेरे लोग थे जो मानकर चल रहे थे कि जेपी नड्डा आगे भी अध्यक्ष बने रहेंगे। और तो और नहीं, कम से कम 2024 के आम चुनाव तक तो बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाली। जेपी नड्डा को गुजरात की जीत का क्रेडिट देने के पीछे बीजेपी नेतृत्व की रणनीति भी लगती है। प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते कि हिमाचल प्रदेश की वजह से कार्यकर्ताओं और लोगों में कोई संदेहास्पद मैसेज जाए। उसके मुकाबले गुजरात की जीत पर ज्यादा जोर जनता का ध्यान खींचने और बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश बनाए रखने के लिए लगता है। शायद यही कारण रहा है कि अमित शाह ने खुद जेपी नड्डा के नाम की घोषणा की और उनको बधाई भी दी है। पूरी लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव के अधिकारियों की नियुक्ति होती है, मतदाता सूची बनती है और फिर चुनाव का शुरुआत होता है। बूथ के बाद मंडल का, मंडल के बाद जिले का, जिले के बाद प्रदेश का और प्रदेश के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव और कार्य समिति का चुनाव होता है। परंतु ये वर्ष सदस्यता अभियान का भी वर्ष है और हर साल हम चुनाव के पहले नई सदस्यता करते हैं। हमारी सदस्यता कार्यकाल 6 साल का होता है। 6 साल जब समाप्त होते हैं तब पूरी सदस्यता नए सिरे से होती है और जब 6 साल नहीं होते हैं तब इसमें सदस्यों की बढ़ोतरी के साथ बूथ को, मंडल को और जिले को वैधानिक मान्यता मिलती है। कोविड की महामारी के कारण ये सदस्यता का हमारा अभियान समय पर हो नहीं पाया और जब सदस्यता नहीं होती है, बूथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के बाकी के चुनाव नहीं होते हैं, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना संवैधानिक रूप से संभव ही नहीं है। कई बार भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। अमित शाह बोले, नड्डा ने संगठन को निचले स्तर तक मजबूत किया है। नड्डा को एक्सटेंशन दिए जाने का ऐलान करते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि भाजपा ने 1,30,000 बूथों को मजबूत किया है। उत्तर पूर्व में कई राज्यों में सरकार बनी, लेकिन संगठन का काम रह गया था। नड्डा जी ने संगठन को निचले स्तर तक पहुंचाया। तेलंगाना में भाजपा के लिए अच्छा माहौल बनाया। उनके नेतृत्व में हर घर तक तिरंगा पहुंचाने के अभियान में कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति को घर घर पहुंचाया। भाजपा संगठन ने मन की बात को बूथ स्तर तक पहुंचाने का काम भी किया है। नड्डा जी के अध्यक्षता में देश के सामने रखा, दुनिया के सामने भी रखा।
उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता में ही हमने बिहार में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया। महाराष्ट्र में भी एनडीए को गिन लें तो हम फिर से चुन कर आए। हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, आसाम, गुजरात, ये सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट से 77 सीट का बहुत बड़ा फासला एक ही 5 साल में तय किया और हम तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों में भी, तेलंगाना में भी एक ताकत बनकर धीरे धीरे सैन्य उभर कर आ रहे हैं। उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में हमारी सरकारें तो बनी थी, परंतु संगठन का विस्तार बाकी था। नड्डा जी की अध्यक्षता में हमने उत्तर पूर्व के, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में संगठन को नीचे पहुंचाने में हमने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। गोवा में भी हम हैट्रिक लगाकर तीसरी बार और पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में हम सफल हुए। जैसा आप सब जानते हैं, गुजरात के अंदर 156 सीटों के साथ गुजरात ने चुनाव के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 53% मत और 156 सीटों के साथ हमने प्रचंड विजय हासिल किया। मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है, जो लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता को मत में परिवर्तित करने में और मत को मतदान मथक तक पहुंचाने में नड्डा जी का नेतृत्व में संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पूरे 3 साल के कार्यकाल की बात करें तो जेपी नड्डा को जो जिम्मेदारी मिली हुई है, अपनी तरफ से उनके प्रयासों में कोई कमी तो नहीं ही दिखाई पड़ती। वैसे भी जेपी नड्डा का मुख्य काम नेतृत्व के नाम पर नीतियां तैयार करना नहीं, बल्कि मोदी शाह की पॉलिसी को अमल में लाना है। आसानी से समझने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी उदाहरण दिया जा सकता है। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अब प्रियंका गांधी वाड्रा की तय लाइन पर कांग्रेस को कायम रखना होता है। माना तो यहाँ तक जाता है कि कांग्रेस नेतृत्व को मल्लिकार्जुन खड़गे जैसी व्यवस्था का आइडिया भी बीजेपी से ही मिला है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया, उसी समय खुशी और हर्ष से वहाँ का माहौल पूरी तरीके से भाजपामय हो गया, क्योंकि लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले जगत प्रकाश नड्डा जी तीसरे ऐसे नेता हैं जिनको दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। और ये बहुत ही अच्छा शासन चलाने की वजह से, बहुत अच्छा संगठन बनाने की वजह से जगत प्रकाश नड्डा जी को दोबारा से सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनको अध्यक्ष घोषित किया गया। और उनके अध्यक्ष घोषित करने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी में लगातार अध्यक्ष बनने वाले जगत प्रकाश नड्डा जी के जयकारे के नारे लगने लगे। और एक बार फिर ये हुआ कि 2024 का चुनाव जो है वो जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में लड़ा जाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद जिस तरीके से अध्यक्ष के चुनाव के लिए मंथन कर रही थी, तो सब ने एक मत से जगत प्रकाश नड्डा जी के अध्यक्षी के लिए हामी भरी और उनको सर्वसम्मति से दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरे दल बल के साथ और बहुमत के साथ जीतेगी। कहा जाता है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को कुछ ऐसे भी देख सकते हैं। ये सही है कि बीजेपी 100 सीटें नहीं जीत पाने की प्रशांत किशोर के भविष्यवाणी को गलत नहीं साबित कर सकी, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट को पछाड़ते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी तो बन ही चुकी है। तमाम उन कारणों पर मंथन बेहद जरूरी है कि किन कारणों से ये एक्सटेंशन हुआ है। बंगाल के साथ ही तमिलनाडु में भी विधानसभा के चुनाव हुए थे और देखा जाए तो बीजेपी ने तमिलनाडु में भी अपनी ताकत बढ़ाई ही है। तमिलनाडु में एक जमाने में डीएमके से टूटकर एआईएडीएमके बनी थी। करुणानिधि, एमजीआर और फिर जयललिता की लड़ाइयां चलती रही।
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पुरानी बातें भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। AIADMK से तो वैसे निपट ले रहे हैं, लेकिन केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी की सरकार के प्रतिनिधि गवर्नर RN रवि ने तो वैसे ही कहर बरपा रखा है, जैसे पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहते जगदीप धनखड़ किया करते थे। DMK और AIADMK आपस में लड़ते रहे और कांग्रेस वहां भी करीब करीब खत्म ही हो गई। कांग्रेस फिलहाल DMK के साथ है। बीजेपी AIADMK के जरिए जमीन तलाश रही है। DMK के साए में कांग्रेस को तो कुछ खास मिलने से रहा, लिहाजा बीजेपी अपनी पैठ बनाने में जुटी हुई है। AIADMK में EPS बनाम OPS की तनातनी चल रही है और बीजेपी ताक में बैठी है कि कब वो मौका आए जब अपना सिक्का चला सके। कुल मिलाकर तमिलनाडु में भी बीजेपी पश्चिम बंगाल की तरह प्रमुख विपक्षी दल बनने की दिशा में बढ़ चुकी है और असम में तो बीजेपी की शानदार वापसी भी JP नड्डा के कार्यकाल की ही उपलब्धि है। केरल में आंकड़े दर्ज कराने में बीजेपी भले ही चूक गई हो, लेकिन लोगों के बीच चर्चा आगे बढ़ाने में वो सफल हो चुकी है। नुकसान तो मेट्रोमैन ई श्रीधरन का हुआ, फायदे में तो बीजेपी रही ही। दक्षिण में बीजेपी के पास ले देकर नाम लेने के लिए पहले कर्नाटक हुआ करता था। त्रिपुरा से आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में भगवा लहराया और नागालैंड मिजोरम के बाद पुडुचेरी में बीजेपी का सत्ता में हिस्सेदार होना JP नड्डा के कार्यकाल की ही देन है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।